मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बालाजी महाकाल में वेलकम है। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी कहानी का आनंद उठा सकें। एपिसोड 1, तलवार चलाने का निर्देश। देवभूति में तलवार मार्किस हवेली, बसोई कमांडरी, भारत प्रांत में। मेघना, तुम्हारी तलवार तेज और अधिक शक्तिशाली हो सकती है। अच्छा लगा, वो समय बेहतर था। मेघना एक खूबसूरत युवा लड़की है जो बर्फ सफ़ेद कपड़े पहने हुए आंगन में अपनी तलवारबाजी का अध्ययन कर रही थी। उसकी तलवार की गति तेज थी। उसके पास खड़ा आदमी उसे सलाह दे रहा था। काले कपड़े पहने एक युवा लड़का विपिन था। शक्ल सूरत से देखने पर पता चलता था कि वो दोनों केवल 15 या 16 साल के थे, लेकिन विपिन पहले से ही अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उसकी खामियों को एक एक करके बता सकता था। पूरी तलवार कला खत्म करने के बाद मेघना अपनी तलवार पर म्यान रखकर खड़ी हो गई। वह मुस्कुराई और विपिन के पास गई। भाई विपिन, तुम मेरी तलवारबाजी के बारे में क्या सोचते हो? मेघना ने पूछा। आरोर तलवार कला के लिए उच्च गति की आवश्यकता होती है। यदि कोई पूरी तलवार कला को 40 सांसों के समय के भीतर समाप्त कर सकता है तो वह गहन स्तर पर होगा। आपने इसे 38 सांसों के भीतर समाप्त कर दिया। यह काफ़ी अच्छा है, विपिन ने कहा। मेघना ने कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आपके बिना मैं 2 महीने की इस छोटी सी अवधि में गहरे स्तर तक नहीं पहुंच पाती। विपिन ने चुपके से सिर हिलाया। वह जानता था कि उसका निर्देश इसका हिस्सा है, लेकिन जो अधिक महत्वपूर्ण था वह यह था कि मेघना के पास खुद तलवार चलाने की महान प्रतिभा थी। शॉर्ड मार्किस मैंशन में, जहां ज़्यादातर लोग तलवारबाजी के अभ्यास पर ध्यान देते थे, शायद मेघना ही तलवारबाजी के अलावा तलवारबाजी में सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली थी। वह स्वयं, भाई विपिन, आपको आरोर स्वॉर्ड आर्ट को 30 सांसों में पूरा करने में कितना समय लगता है? मेघना ने पूछा। 30 सांसों के भीतर, विपिन मुस्कुराया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दिया। जिससे भी आरोर स्वॉर्ड आर्ट्स का सेट 30 सांसों के समय में पूरा कर लिया, वह गहन स्तर तक पहुंच गया होगा। हालांकि अगर वह पूरी कोशिश करता तो वह पूरे सेट को 23 सांसों में ही खत्म कर सकता था। इसका मतलब यह था कि वह बहुत पहले ही महान ऊंचाइयों पर पहुंच चुके थे। तलवारबाजी में अपनी प्रतिभा के साथ आपको इसे 30 से कम सांसों में पूरा करना होगा। सिवाय इसके कि मेघना ने विपिन की ओर झिझक और आंखों में दुख के साथ देखा। विपिन निश्चित रूप से जानता था कि उसका क्या मतलब है। वह मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, मैं जल्दी ही एक योद्धा बन जाऊंगा। सचमुच मेघना को संदेह था। आखिरकार उसने 4 साल पहले ही यह बात कही थी। विपिन शॉर्ड मार्किस मेंशन के वंशज शिष्य थे। उसके पिता शॉर्ड पवेलियन मास्टर थे और उन्हें शॉर्ड मार्किस मेंशन में सबसे शक्तिशाली के रूप में पहचाना गया था। विपिन अपने पिता की शिक्षा और शिक्षा के तहत बड़े हुए थे। अपने पिता की बदौलत वह एक प्रतिष्ठित पद पर पैदा हुआ था और शॉर्ड मार्किस मेंशन में युवा पीढ़ी के शीर्ष शिष्यों में से एक थे। हालांकि 4 साल पहले जब वह 12 साल के थे, तब सब कुछ बदल गया। उस वर्ष के दौरान उसके पिता यात्रा करने के लिए चले गए थे, लेकिन उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला और किसी को भी नहीं पता था कि वह कहाँ थे। दुर्भाग्य अभी अकेले नहीं आता। यह वह वर्ष था जब उसे आध्यात्मिक शक्ति विकसित करनी शुरू करनी चाहिए थी, जो उसके लिए एक योद्धा बनने के लिए आवश्यक थी। हालांकि उसने पाया कि वह कितनी भी कोशिश करने के बावजूद आध्यात्मिक शक्ति विकसित नहीं कर सका। आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने में असफल होना एक योद्धा के लिए एक बुरा सपना था। यह ज्ञात होना चाहिए कि मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए एक योद्धा को स्वर्ग और पृथ्वी से
आत्मा को अवशोषित करना और फिर अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक योद्धा के लिए आध्यात्मिक शक्ति मौलिक थी। यदि कोई आध्यात्मिक शक्ति विकसित नहीं कर सका तो उसके लिए योद्धा बनना असंभव था। ऐसे व्यक्ति को स्वॉर्ड मार्केट हवेली में कूड़े के रूप में देखा जाएगा, जहां शक्ति की सब कुछ है। पिछले 4 वर्षों के दौरान विपिन ने कभी हार नहीं मानी। इसके बजाय उन्होंने एक वास्तविक योद्धा बनने के लिए कड़ी मेहनत जारी रखी। उन्हें उम्मीद था कि वह अपने पिता की सीट पर सफल होगा। एक दिन उन्हें तलवार मंडप का प्रहार दिया जाएगा, लेकिन वास्तविक क्रूर था। हालांकि विपिन आध्यात्मिक शक्ति विकसित नहीं कर सके लेकिन तलवारबाजी में उसकी प्रतिभा अद्भुत थी। वह बचपन से ही अपने पिता के निर्देश में तलवारबाजी का अभ्यास करते थे। अपने पिता के तुरुप और अपनी महान प्रतिभा के कारण उन्हें तलवार कला तुरंत याद हो गई और केवल एक बार सिखाए जाने के बाद ही वे उन्हें पूरी तरह समझ सकते थे। हालांकि वह युवा थे, इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह इसमें नंबर 1 थे। तलवारबाजी की शर्तें, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के बिना तलवारबाजी का अभ्यास करने का कोई मतलब नहीं था। इस बार यह सच है कि विपिन ने आत्मविश्वास से कहा। खैर, मेघना मुस्कुराई, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मेघना, विपिन एक दयालु अधेड़ उम्र का आदमी आंगन में आया। पिता, मेघना ने आवाज लगाई। अंकल लखनेश्वर, विपिन ने बाद में बुलाया। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति मेघना के पिता थे। स्वॉर्ड मार्केट मेंशन लखनेश्वर में रेड मार्शल हॉल के महान बुजुर्ग। विपिन, अपने पूरे दिन मेघना को तलवार चलाने की शिक्षा दी है। ये आपकी बहुत दयालुता है, लखनेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है, विपिन ने अपना सिर हिलाया और कहा। अंकल लखनेश्वर, देर हो रही है, बेहतर होगा कि मैं निकल जाऊं। ओके। लखनेश्वर और मेघना ने विपिन को जाते हुए देखा। जैसे ही विपिन नजरों से ओझल हुए, लखनेश्वर पर से उसकी सौम्य दृष्टि गायब हो गई। मेघना, तुमने कितनी प्रगति की है? लखनेश्वर ने धीमी और गहरी आवाज में उससे पूछा। आरोड़ स्वॉर्ड आर्ट में मैं गहरे स्तर पर पहुंच गया हूं, मेघना ने कठोर दृष्टि से कहा। महान। लखनेश्वर ने चेहरे पर प्रसन्नता के साथ उनका हाथ पकड़ लिया। लगभग 4 वर्षों तक आप हर दिन उस हारे हुए व्यक्ति के साथ रहे ताकि वह आपको तलवार चलाना सिखा सके। 4 वर्षों की पीड़ा के बाद आखिरकार आपको बदले में कुछ मिला। आप अपने तलवार मंडप की सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं गहन स्तर तक सीख ली है। अगला कदम हमारी योजनाओं को पूरा करेगा। पिताजी, क्या आपको यकीन है कि मैं यह कर सकते हैं? मेघना ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, क्योंकि उसकी आंखें ठंडी और निर्दयी लग रही थी। जो लोग किसी बड़ी घटना में शामिल होते हैं, उन्हें छोटी छोटी बातों की चिंता नहीं होती। लखनेश्वर की आंखें फिर ठंडी और तेज हो गई। कल क्या होगा, इस पर सारी बातें निर्भर करती है। विपिन अपने आंगन में वापस चल गए और जल्दी से कुछ खाकर बिस्तर पर पलथी मारकर बैठ गया। जब मैंने आज मेघना से कहा कि मैं जल्द ही एक असली योद्धा बनूंगा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। विपिन मुस्कुराया और उसकी दाहिनी हाथ अनजाने में उसके पेट के नीचे हिस्से को छू गया। उसके पेट के एक भूरे रंग का पत्थर का मोती, जो एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का था, उसके जन्म के समय से ही मौजूद था और कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया। लेकिन यह मुख्य कारण था जिसने उसे वास्तविक योद्धा बनने से रोका था। अन्य लोग सोचते थे कि विपिन एक बेकार व्यक्ति है जो किसी भी आध्यात्मिक शक्ति को विकसित नहीं कर सकता। वास्तव में केवल वह ही जानता था कि यह सच नहीं है। उसके शरीर में 108 मेरिडियन बहुत पहले ही खुल गए थे। उसके लिए आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करना काफ़ी आसान था। हालांकि उसने स्वर्ग और पृथ्वी से जो आत्मा विकसित की
थी वह आध्यात्मिक शक्ति में बदलने से पहले उसके पेट में भूरे पत्थर के मोती द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर ली गई थी। दूसरे शब्दों में उसने प्रकृति से जो भी भावना विकसित की है वह भूरे पत्थर के मनके के लिए भोजन बन गई। जबकि भूरे पत्थर लगातार बढ़ रहा था, विपिन ने पाया कि मनका एक अथाह गहरे की तरह था जिसकी मात्रा की कोई सीमा नहीं थी। पिछले 4 वर्षों से वह भूरे पत्थर के मनके को जितनी जल्दी हो सके भरने के लिए हर दिन आत्मा की खेती कर रहा था, ताकि मनका उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना बंद कर दे, जिससे उसे अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने में और एक योद्धा बनने की अनुमति मिल सके। कल उसने पाया कि ग्रे पत्थर का मनका जल्द ही समाप्त हो गया। आज तक ग्रे पत्थर का मनका अपनी सीमा तक पहुंच जाएगा, तब वह अपने शरीर के आध्यात्मिक शक्ति पैदा कर सकता है। आइए शुरू करते हैं। विपिन ने अपनी दैनिक खेती शुरू की और बदलावों का इंतजार किया। चीजें वैसी ही हुई जैसे उसने उम्मीद की थी। उसके शरीर में भूरे पत्थर का मनका अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच गया, जबकि अधिक से अधिक आध्यात्मिक शक्ति अवशोषित हो गई। गुंजन भूरे रंग का पत्थर का मनका अचानक उसके शरीर में घूम गया और घूमने की गति तेज और तेज होती जा रही थी, जबकि यह छोटा और छोटा होता जा रहा था। अप्रत्याशित रूप से इतने लंबे समय तक विपिन ने शरीर के मौजूद भूरे रंग का पत्थर का मोती एक झटके के साथ पूरी तरह से गायब हो गया। वह तो चल गया, मन का गायब हो गया। विपिन की आंखों में एक पल के लिए अपार खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उसके दिमाग में सूचनाओं की झड़ी लग गई। स्वर्गीय निर्माण कौशल, स्वर्ग और पृथ्वी से निर्मित की गई तकनीक के साथ एक सर्वोच्च मार्शल आर्ट का निर्माण करें। स्वर्ग और पृथ्वी से निर्माण की तकनीक के साथ एक सर्वोच्च मार्शल आर्ट का निर्माण करें। विपिन ने अपनी आंखें खोलीं और वे आश्चर्य से भरे हुए थे। खेती की विधि? क्या मेरे दिमाग में एक और खेती की विधि चल रही है? जियान वुशुंग पहले तो चौंक गया, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ गया कि खेती की विधि भूरे पत्थर के मनके से संबंधित है। विपिन साधना पद्धतियों के लिए अजनबी नहीं थे। स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली में आध्यात्मिक शक्ति को समाहित करने वाले शिष्य स्वयं ही साधना मंडप में कोई भी उपयुक्त साधना विधि चुन सकते थे। हालांकि इस दुनिया में हजारों साधना विधियां थीं, लेकिन उन्होंने कभी किसी साधना विधि के बारे में नहीं सुना था। स्वर्गीय सृजन कौशल की तरह स्वर्ग और पृथ्वी से विकसित होकर अपना नाम रखने का साहस किया। भूरे रंग का पत्थर का मनका इस पूरे समय मेरे अंदर छिपा हुआ था और उसने सारी आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर लिया था, जिसे मैंने 4 साल तक संघनित किया था। यह इतना खास है कि मनका गायब हो गया और मेरे लिए एक साधना विधि छोड़ गया। यह असाधारण होना चाहिए। विपिन ने ध्यान से स्वर्गीय माध्यम से देखा। एक ही बार में निर्माण कौशल, मार्शल आर्ट का मार्ग स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से सृजन को सक्षम करने के लिए भाग्य के खिलाफ लड़ाई है। स्वर्गीय निर्माण कौशल को कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें दिव्य पथ के 9 स्वर्ग, परम आध्यात्मिक सागर, सर्वोच्च स्वर्ण कोर क्षेत्र, यिन यांग ब्रेकिंग, आदरणीय मास्टर शामिल हैं। 9वें स्वर्ग के लिए उड़ान वगैरह। हर क्षेत्र स्वर्ग और वर्तमान परंपराओं का खंडन करता है। स्वर्गीय निर्माण कौशल पर आधारित मार्शल आर्ट का उपयोग करने का अर्थ है स्वर्ग को चुनौती देना। हर कदम सामान्य से बाहर है। जो कोई भी स्वर्ग की अवहेलना करता है वह प्रकृति का शत्रु है। उसे उद्दंड कृषक भी कहा जाता है। ये कुछ सरल शब्द थे, लेकिन उन्होंने विपिन को स्थिर कर दिया। उन्होंने सोचा कि हेवंस डेविएंट कल्टीवेशन के विरोध में खेती की जा रही है। विपिन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे शांत हो गए। हालांकि यह कई सरल शब्दों के साथ एक संक्षिप्त परिचय था, फिर भी वह इस खेती पद्धति के उत्कृष्ट अंतर देख सकते थे।
योद्धाओं के लिए बिपिन की समझ में आमतौर पर मार्शल आर्ट का मार्ग आत्मापथ से शुरू होता है। आत्मापथ के 7 चरण एक आध्यात्मिक समुद्र को बदलना, स्वर्णकोर क्षेत्र, यिन यांग शून्य क्षेत्र का निर्माण और फिर दिव्य पारगमन का पौराणिक क्षेत्र मार्शल आर्ट के सभी क्षेत्र थे जो बिपिन को ज्ञात थे। हालांकि स्वर्गीय निर्माण की खेती के लिए कदम कौशल और उसका हर क्षेत्र उसके द्वारा ज्ञात ज्ञान से काफी भिन्न था। शुरुआत में ही एक था आत्मा पथ के 7 चरण, जबकि दूसरा था दिव्य पथ के 9 स्वर्ग। एक में केवल 7 स्तर थे लेकिन दूसरे में पूरे 9 स्तर थे। ये पूरी तरह से परंपराओं को विकसित करने के खिलाफ था। इसके दायरे के विभाजन ने प्राकृतिक व्यवस्था और परंपरा का उल्लंघन किया, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जिन लोगों ने इस खेती पद्धति को अपनाया उनका भाग्य स्वर्ग की अवहेलना करना था। ये वास्तव में स्वर्ग को मात देने वाली साधना पद्धति थी। इस पद्धति से खेती करने का मतलब था प्राकृतिक व्यवस्था, डेविएंट कल्टीवेशन के खिलाफ जाना। बिपिन बिस्तर पर दुबका हुआ था, लेकिन इस समय उसका मूड बेहद जटिल था। बिपिन हैरान और डरा हुआ था, लेकिन उसके दिल में उत्साह को छिपाना मुश्किल था। ऐसी स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना पद्धति भूरे पत्थर के मनके के अंदर छिपी हुई थी। मुझे क्या करना चाहिए? स्वर्ग को मात देने वाली एक साधना पद्धति मेरे सामने है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे इसकी खेती करनी चाहिए या नहीं। बिपिन ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया, हालांकि यह झिझक केवल एक पल के लिए ही रही और फिर उसने तुरंत निर्णय ले लिया। डेविएंट कल्टीवेशन में क्या खराबी है? जैसा कि स्वर्गीय निर्माण कौशल कहता है, वास्तव में मार्शल आर्ट का तरीका भाग्य और सृजन के खिलाफ स्वर्ग और पृथ्वी से लड़ना है। योद्धाओं को स्वर्ग और पृथ्वी बर्दाश्त नहीं करते हैं, उस स्थिति में मेरी खेती स्वर्ग की अवहेलना क्यों नहीं करती? बिपिन को वास्तव में स्वर्गीय निर्माण कौशल की खेती करने से रोकने का कोई कारण नहीं मिल सका। इसके अलावा उसे 4 साल तक भूरे पत्थर के मनके द्वारा यातना दी गई थी, और अब जब मनका ने उसे इस तरह की खेती विधि से मुआवजा दिया तो उसने इसकी खेती नहीं की। वह 4 वर्षों तक झेली गई शिकायतों के कारण संतुष्ट नहीं होगा। अब बिपिन को कोई झिझक नहीं हुई और उन्होंने तुरंत स्वर्गीय निर्माण कौशल में दिए गए निर्देशों के अनुसार इस विधि का अभ्यास करना शुरू कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी की विशाल आध्यात्मिक शक्ति लगातार उसके शरीर में प्रवाहित होती रही और उसके 108 शिरोबिंदुओं ने इसे पागलपन से अवशोषित कर लिया। शक्ति उसके शरीर में एक अनोखे पथ के अनुसार दौड़ती रही। महत्वपूर्ण ऊर्जा के एक बड़े चक्र के बाद ये शक्ति बिपिन के डेंटियन की ओर एकत्रित हुई। रात जल्दी बीत गई। अगली सुबह जल्दी, जबकि सूर्योदय से पहले अभी भी अंधेरा था। बिपिन ने अपने बिस्तर पर दुबकते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने पूरी रात खेती की थी। अपनी दाहिनी हथेली को देखते हुए उसने आध्यात्मिक शक्ति की एक किरण उभरती देखी। उसकी आंखें उत्साह में चमकने में मदद नहीं कर सकीं। दिव्य पथ का प्रथम स्वर्ग। एक रात की साधना के बाद न केवल उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति की पहली किरण को संघनित किया था, बल्कि उनके डेंटियन ने और अधिक शक्ति संग्रहित कर ली थी। मार्शल आर्ट के संदर्भ में जब तक कोई व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति का एक अंश भी संघनित कर सकता है, तब तक वह एक सच्चा योद्धा बन जाएगा। स्वर्गीय सृजन कौशल वास्तव में असाधारण है। केवल एक रात के बाद मैंने अपने शरीर में इतनी आध्यात्मिक शक्ति जमा कर ली है कि यह साधना गति स्वॉर्ड मार्क्वेस हवेली की तुलना में बहुत तेज है। इसके अलावा मुझे लगता है कि मैं जो शक्ति छोड़ सकता हूँ वह आत्मा पथ के पहले चरण से कहीं अधिक मजबूत है। बिपिन ने अपनी भुजाएं हिलाईं और इस समय अपनी ताकत महसूस की। दैवीय पथ का पहला स्वर्ग सामान्य योद्धाओं के लिए आत्मा पथ के पहले चरण के समान था, लेकिन दिव्य पथ के पहले स्वर्ग तक पहुंचने के बाद ताकत में एक स्पष्ट अंतर था। बिपिन ने जो ताकत हासिल की वह निर्विवाद रूप से योद्धाओं की तुलना में अधिक मजबूत थी।
आत्मा पथ के प्रथम चरण तक पहुंचना। स्वर्गीय निर्माण कौशल की शुरुआत दिव्य पथ के 9 स्वर्गों से हुई, जिसमें 9 स्तर शामिल थे। मैं जो शक्ति छोड़ सकता हूँ वह आध्यात्मिक पथ के पहले चरण के सामान्य योद्धाओं से अधिक मजबूत है। क्या इसका मतलब ये है कि जब मैं दिव्य पथ के 7वें स्वर्ग पर पहुंचूंगा तो मैं आध्यात्मिक पथ के 7वें चरण के शिखर से योद्धाओं को आसानी से हरा सकता हूं? इसलिए जब मैं दिव्य पथ के 9वें स्वर्ग पर पहुंचूंगा, जो कि दिव्य पथ का शिखर है, तो मैं जिस शक्ति का उपयोग कर सकता हूं वह आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के विशेषज्ञों से अधिक शक्तिशाली होगी। उसकी आंखों से डर की एक झलक गुजरी। अद्भुत! स्वर्गीय निर्माण कौशल बहुत मजबूत है। इसकी साधना की गति सामान्य तरीकों की तुलना में बहुत तेज थी। मुख्य बात ये थी कि इसका हर कदम स्वर्ग को चुनौती देता था। प्रत्येक क्षेत्र प्राकृतिक व्यवस्था और परंपराओं के विरुद्ध जा सकता है। इसके अलावा खेती विधि में एक गुप्त विधि भी शामिल थी। आत्माभक्षी गुप्त कौशल। बिपिन ने स्वयं पढ़ा। आत्माभक्षी गुप्त कौशल अत्यंत आक्रामक और स्वर्ग को चुनौती देने वाला था। ये गुप्त विधि के बजाय एक निषिद्ध कौशल था। यह उस प्रकार का कौशल था जो अपनी ओर से 800 सैनिकों के बलिदान की कीमत पर 1000 दुश्मनों को मारता था। वैसे भी इस गुप्त विधि का परिचय देखकर ही वह इससे भयभीत हुए बिना नहीं रह सका। उसने अभी गुप्त विधि से खेती करने का इरादा नहीं किया था। कुछ समय के लिए अपनी खेती में सुधार करने के बाद वह इसका और अधिक ध्यान से अध्ययन कर सका। योद्धा। मैं बिपिन आखिरकार एक असली योद्धा बन गया हूँ। उसका दिल पागलों की तरह गरजने लगा, क्योंकि उसने 4 साल तक हर तरह का अपमान सहा था। अब आखिरकार उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को संघनित किया और एक वास्तविक योद्धा बन गया, जिससे वह जोर से चिल्लाना चाहता था। वह बिपिन था जिसके हाथ में तलवार थी। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वह बिल्कुल भी कूड़ा नहीं था। साधारण धुलाई के बाद बिपिन तुरंत बाहर चला गया। वह मेघना को ये खबर बताने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि वह एक योद्धा बन गया है। वह उसे एक आश्चर्य देना चाहता था। मेंजर, मैंने तुमसे कहा था कि मैं निश्चित रूप से एक योद्धा बनूंगा। इतना ही नहीं, बल्कि भविष्य में मैं अपने पिता की तरह मजबूत बनूंगा। मैं हाथ में ट्रिपल किल तलवार के साथ तलवार मार्क्विस हवेली में शीर्ष योद्धा बनूंगा और इसका प्रभारी बनूंगा। तलवार मंडप उसके हृदय में प्रत्याशा थी। 4 साल पहले उनके पिता से कोई बातचीत नहीं हुई थी, जिसके बाद उन्होंने यह फैसला लिया। उसे आशा थी कि एक दिन वह इतना मजबूत हो जाएगा कि अपने पिता का पद संभाल सके और तलवार मंडप का कार्यभार संभाल सके। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी। वह पहले आध्यात्मिक शक्ति को संघनित नहीं कर सका था, इसलिए वह इस सपने से बहुत दूर था। लेकिन अब ये पूरी तरह से अलग था। क्या आपने ये खबर सुनी है कि अभी अभी रेड मार्शल हॉल के महान बुजुर्ग लाखनेश्वर ने पूरे हॉल को एकजुट करके हवेली मास्टर से अपनी बेटी मेघना को तलवार मंडप मास्टर के रूप में नामित करने और तलवार मंडप का प्रभार लेने की मांग की है। बिपिन तुरंत रुक गया। एपिसोड 03। एक वज्रपात। क्या ये सच है कि अंकल लाखनेश्वर ने रेड मार्शल हॉल के साथ गठबंधन में मेंशन मास्टर से मेघना को स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर बनने के लिए कहा था, ताकि वह स्वॉर्ड पवेलियन की जिम्मेदारी संभाल सके? क्या ये एक मजाक है? बिपिन हंसे और इसे गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार इन 4 वर्षों में वह लगभग हर दिन मेघना के साथ रहा और लाखनेश्वर हमेशा दयालु रही और उसका विशेष ख्याल रखती थी। परिणामस्वरूप वे एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से घुल-मिल गए। बिपिन ने उनके साथ अपने परिवार की तरह व्यवहार किया और कोई रहस्य नहीं रखा। उनके यहाँ से उनकी सबसे बड़ी इच्छा तलवार मंडप का कार्यभार संभालने की थी, जिसके बारे में लाखनेश्वर और मेघना दोनों को पता था।
इसके अलावा यह एक परंपरा रही है कि तलवार मंडप मास्टर को केवल तलवार मंडप और मेघना से ही चुना जा सकता था, जैसे उसके पिता रेड मार्शल हॉल के लिए प्रतिबद्ध थे। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में स्वॉर्ड पवेलियन और रेड मार्शल हॉल दो अलग अलग गुटों के थे जो प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली ने अपने शुरुआती दिनों में तलवारबाजी में गहन शोध पर ध्यान केंद्रित किया था, जिसका अनुमान प्रत्येक कबीले के उपनाम जियान से लगाया जा सकता है। हालांकि इसकी क्रमिक समृद्धि और विकास के साथ मार्क्विस हवेली के कनिष्ठों ने भी अन्य हथियारों की ओर रुख किया। यह विशेष रूप से तब था जब वे अधिक प्रतिभाशाली थे तलवारबाजी की तुलना में उनमें। बाद में ऐसे कनिष्ठों की संख्या अधिक होने लगी, जिससे अंततः रेड मार्शल हॉल का निर्माण हुआ। इन दोनों गुटों के अस्तित्व के कारण कभी भी खुला संघर्ष नहीं हुआ, हालांकि प्रतिद्वंद्विता की अंतर्धारा हमेशा बनी रहती थी। अब मेघना के बाद से उनके बीच संबंध विशेष रूप से कटु थे। रेड मार्शल हॉल के महान बुजुर्ग की बेटी उनकी उत्तराधिकारी थी। वह तलवार मंडप का कार्यभार कैसे संभाल सकती थी? बिपिन ने पहले तो ये सोचकर इसे गंभीरता से नहीं लिया कि वह आदमी सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसने आगे की खबर सुनी। मैंने ये भी सुना है कि रेड मार्शल हॉल के प्रमुख लाखनेश्वर पिल रिफाइनिंग रूम के कीमियागरों के साथ हवेली मास्टर के पास गए और अनुरोध किया कि वह मेघना को तलवार मंडप का प्रभार लेने के लिए मंजूरी दे। इसका तलवार मंडप द्वारा कड़ा विरोध किया गया था। हालांकि उन्होंने स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर जियान नैंटियन के गायब हो जाने के बाद से उन पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है। उनके विरोध को खारिज कर दिया गया। अंततः मैंशन मास्टर ने अनिच्छुक होते हुए भी मेघना को स्वॉर्ड पवेलियन का प्रभार लेने का वादा किया, जब तक कि वह स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर बनने के लिए योग्य थी। स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर बनने के लिए किन मानकों को पूरा करना आवश्यक है? स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर मैंशन मास्टर से कमतर है। उनका दर्जा ऊंचा है, जिस तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए स्वॉर्ड पवेलियन ने हमेशा अपने मास्टर के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं के एक सेट पर जोर दिया है। स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर बनना सबसे पहली आवश्यकता है। तलवार सिद्धांतों में अत्यधिक उच्च उपलब्धियां प्राप्त करना और तलवार मंडप की सभी 18 प्रथम श्रेणी तलवार कलाओं में कुशल होना है। प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं उनमें से सभी 18 हैं। केवल विस्मयादिबोधक ही शेष रह गए। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में सामान्य शिष्यों को केवल तृतीय श्रेणी या द्वितीय श्रेणी की तलवार कला तक पहुंच प्राप्त थी, जबकि प्रथम श्रेणी की तलवार कला उन प्रतिभाशाली शिष्यों के लिए उपलब्ध थी जो मुख्य सदस्य या विशिष्ट सदस्य थे। आज तलवार मंडप में 10 से भी कम शिष्य थे जो प्रथम श्रेणी तलवार कला सीखने के योग्य थे, और यदि संभव हो तो भी वे अधिकतम 1 या 2 प्रथम श्रेणी तलवार कला ही सीख सकते थे। जहां तक 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं का सवाल है, यहां तक कि तलवार मंडप का एक प्रमुख शिष्य भी उन सभी को सीखने के योग्य नहीं था। रेड मार्शल हॉल के एक शिष्य की तो बात ही छोड़ दें। मेघना के लिए इस मानक को पूरा करना पूरी तरह से असंभव है, किसी ने आत्मविश्वास से कहा। वास्तव में मेघना ने ऐसा नहीं किया। आज मैंशन मास्टर और स्वॉर्ड पवेलियन एल्डर्स की निगरानी में उसने गहन स्तर पर दक्षता के अविश्वसनीय प्रदर्शन के साथ सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कला का प्रदर्शन किया। माफ करें, ये कैसे संभव हो सकता है? उसने ये तलवार कला कैसे सीखी? वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। हालांकि बिपिन पूरे समय वहीं खड़ा रहा और अवाक रह गया। तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं, क्या वह व्यक्ति नहीं था जिसने मेघना को वे तकनीकें सिखाई थीं? 4 साल पहले यह मेघना ही था जिसने उसे उस दुविधा से बाहर निकलने में मदद की थी जब उसके पिता लापता थे।
और वह आध्यात्मिक शक्ति को एकत्रित नहीं कर पा रहा था, जो उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसके प्रति आभारी होने के बाद वह लगभग हर समय मेघना के साथ रहा। वह तलवार सिद्धांत में महान प्रतिभा से संपन्न थी और तलवार चलाने में उत्सुक थी, हालांकि रेड मार्शल हॉल में कोई उन्नत तलवार कला नहीं थी। ये देखकर बिपिन एक मासूम बच्चा बन गया, जिसने 12 या 13 साल की उम्र में मेघना को तलवार चलाना सिखाना शुरू कर दिया। बाद में उसने उसे तलवार मंडप से तलवार कला भी सिखाई। 4 साल बीत गए। इन 4 वर्षों में उन्होंने मेघना को 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं सिखाईं। लेकिन आज उनकी शिक्षा के कारण वह स्वॉर्ड पवेलियन की कमान संभालने का सपना देख सकी। तलवार मंडप का कार्यभार संभालना उनके पूरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी। नहीं, यह असंभव है कि मेघना कभी ऐसा नहीं करेगा, जिस पर बिपिन ने विश्वास करने में अनिच्छा से अपना सिर हिलाते हुए सोचा। तलवार मंडप का प्रभार लेने के लिए सभी 18 प्रथम श्रेणी तलवार कलाओं में प्रवीणता के अलावा जबरदस्त गुणवत्ता और ताकत की आवश्यकता थी, जो अनिवार्य थी। तलवार मंडप मास्टर के लिए न्यूनतम ताकत की आवश्यकता तलवार मंडप के 4 महान बुजुर्गों में से प्रत्येक के साथ युद्ध करने की क्षमता थी। कम से कम 20 आंदोलन जो मेघना ने सफलतापूर्वक किए। ये कैसे संभव हो सकता है? मैं तलवार मंडप के 4 महान बुजुर्गों की ताकत से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, जो बहुत पहले ही आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में पहुँच चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से सबसे मजबूत एल्डरहोर्न गोल्ड कोर दायरे से सिर्फ 1 कदम दूर असाधारण आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में पहुँच गए हैं। मेघना 20 आंदोलनों से कैसे पार पाने में सक्षम हो सकता है? इस पूरे समय में हमने उसे हेय दृष्टि से देखा है। वह मार्क्वेस की हवेली में हमेशा शांत रहती थी और शायद ही कभी अपनी ताकत दिखाती थी, लेकिन आज तलवार मंडप के 4 बुजुर्गों के साथ उसकी लड़ाई के दौरान वहां मौजूद सभी लोग उसकी ताकत से पूरी तरह से हैरान थे। यह आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में था। इसके अलावा वह गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में है। एक और स्तर के साथ वह असाधारण आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में होगी। मेघना वह गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में कैसे कदम रख सकती है? मुझे नहीं लगता कि 16 साल की इतनी कम उम्र की लड़की के लिए यह संभव है। न केवल वे शिष्य जो चर्चा कर रहे थे एक शब्द भी बोलने से चकित थे, बल्कि बिपिन भी पूरी तरह से स्तब्ध थे। मेघना वह गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र तक पहुंच गई। बिपिन ने अविश्वास के साथ सोचा। हालांकि वह 4 साल तक हर दिन मेघना के साथ रहा था, लेकिन उसने कभी भी अपनी ताकत नहीं दिखाई थी। बिपिन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था कि मेघना मार्क्वेस की हवेली के अन्य शिष्यों के समान था, जो 5वें या 6ठे स्थान पर थे। आत्मा पथ का कदम उसने कभी नहीं सोचा था कि वह आध्यात्मिक सागर क्षेत्र तक पहुंच सकती है। गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दें। 16 साल की उम्र की लड़की गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में कैसे कदम रख सकती है? पिछले सैकड़ों वर्षों में स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन में ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेघना सुपर प्रतिभा वाली ऐसी प्रतिभा स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन के सैकड़ों वर्षों के इतिहास में पहले कभी नहीं दिखाई दी। वह स्वॉर्ड पवेलियन की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कला में इतनी अच्छी है कि वह चारों की 20 गतिविधियों में जीवित रही है। स्वॉर्ड पवेलियन के महान बुजुर्गों के परिणामस्वरूप मैंशन मास्टर ने मेघना को तुरंत सहमति दे दी कि वह स्वॉर्ड पवेलियन का कार्यभार संभाल सकती है और उसे स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर बना सकती है। 2 महीनों में स्वॉर्ड पवेलियन मैंशन में एक वार्षिक स्वॉर्ड मार्क्वेस टोकन लड़ाई होगी, जब मेघना बाशुई कमांडरी में मजबूत विशेषज्ञों की उपस्थिति में अपनी आश्चर्यजनक ताकत साबित कर सकती है। फिर सभी की गवाही के साथ उसे उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। तलवार मंडप मास्टर। अद्भुत।
यह वाकई आश्चर्यजनक है कि एक 16 वर्षीय लड़की गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में पहुंच गई है। इसने बिपिन को छोड़कर सभी की वाहवाही लूटी जो बगल में खड़ा था और इस खबर पर पीला पड़ गया था। क्या मेघना वास्तव में गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र तक पहुंच गई? क्या वह वास्तव में 2 महीने में तलवार मंडप मास्टर के रूप में कार्यभार संभालेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। अपनी मुठियां भींचते हुए बिपिन उसके निवास के आंगन की ओर ऐसे दौड़ा मानो वह पागल हो गया हो। उसका दिल खराब हो गया था। ये सच नहीं हो सकता। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। ये सभी जानते थे कि स्वॉर्ड पवेलियन उनके शिष्यों का था और चूंकि उनके पिता स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर थे इसलिए वे एकमात्र उत्तराधिकारी थे। उसे याद आया कि उसके पिता ने उससे कहा था कि केवल तलवार मंडप के शिष्य ही इसका कार्यभार संभाल सकते हैं, और यही उनका जीवन भर का सपना था। तो वह कैसे दूसरों को चोरी करने और अपने सपने को नष्ट करने दे सकता है? एपिसोड 04 खूनी शपथ। बिपिन उस आंगन में आया जहां वह प्रतिदिन मेघना के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करता था। आमतौर पर मेघना पहले से ही यहाँ इंतजार कर रही होती, लेकिन आज बिपिन के आंगन में पहुंचने के बाद उसने उसे अपने सामान्य स्थान पर नहीं देखा। वहां केवल लाखनेश्वर थे, जिन्होंने काला वस्त्र पहना हुआ था। वह अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर चुपचाप खड़ा था और उसका इंतजार कर रहा था। बिपिन को बहुत बुरा लगा। चाचा लाखनेश्वर, बिपिन ने हमेशा की तरह उन्हें बुलाया। आप यहाँ हैं, लखनेश्वर। उनका सामान्य सौम्य चेहरा पूरी तरह से एक ठंडे और दूर के चेहरे में बदल गया था। आपने सब कुछ सुना होगा। आज हवेली मास्टर ने मेघना को नए तलवार मंडप मास्टर के रूप में नियुक्त किया। तलवार माक्विस टोकन लड़ाई के बाद एक उत्तराधिकार समारोह की मेजबानी की जाएगी। वैसे स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर की स्थिति को दर्शाने वाला टोकन फिलहाल आपके पास है। बिपिन हैरान रह गया। तलवार मंडप मास्टर का प्रतिनिधित्व करने वाला टोकन तलवार माक्विस हवेली ट्रिपल किल तलवार में सबसे शक्तिशाली तलवार थी। उसके गायब होने के कुछ ही समय बाद उसके पिता के भरोसेमंद व्यक्ति ने इसे वापस लाया था। पिछले 4 वर्षों में तलवार हमेशा उसके पास रही थी। यह उसकी पीठ पर लंबी तलवार थी। लाखनेश्वर ने कहा, इसे सौंप दो। बिपिन का शरीर और हृदय दोनों कांप उठे। उन्होंने लखनेश्वर को देखते हुए गुस्से में अपने दांत पीस लिए और धीमी आवाज में कहा, मैं मेघना को देखना चाहता हूँ। मेघना, उसकी क्या औकात है? तुम्हें लगता है कि तुम जिससे चाहो मिल सकती हो? लाखनेश्वर ने व्यंग्य से कहा, जब तक मैं उसे देख न लूंगा मैं इसे न दूंगा। बिपिन ने ललकार कर कहा। इस क्षण भी उसके दिल में अभी भी कुछ आशा थी कि यह सब लखनेश्वर का विचार था और मेघना को इसके लिए मजबूर किया जा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लखनेश्वर चिल्लाया। उसे गुस्सा आ रहा था। पिताजी, सफेद कपड़े पहने एक खूबसूरत लड़की मेघना धीरे धीरे घर से बाहर निकली। मेघना। बिपिन उत्सुकता से उसकी ओर मुड़ा। उस एक नजर ने उसकी आखिरी उम्मीद को नष्ट कर दिया। उसने देखा कि मेघना की आंखें ठंडी और निर्दयी थीं। बिपिन को अचानक एहसास हुआ कि मेघना के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई है। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? बिपिन ने उसे घूरते हुए पूछा। आपसे झूठ बोल रहा हूं नहीं। मेघना ने अपना सिर हिलाया। मैंने आपसे कभी कोई वादा नहीं किया। भले ही आपने मुझे तलवार चलाना सिखाया जैसा कि मैंने पूछा था। मैंने कभी आप पर दबाव नहीं डाला। यह एक सौदा था। आपने मुझे निर्देश दिया और मैं 4 साल तक आपके साथ रहा। यह उचित है। केवल एक सौदा? बिपिन ने मंद मुस्कान के साथ फिर से पूछा। आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपल किल तलवार मेरे पिता के भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा वापस भेजी गई थी। यह उसे ढूंढने का एकमात्र सुराग हो सकता है। मुझे पता है। मेघना ने सिर हिलाया।
आप ये भी जानते हैं कि जीवन में मेरी सबसे बड़ी इच्छा मेरे पिता के उत्तराधिकारी बनने और एक दिन हाथ में ट्रिपल किल तलवार के साथ तलवार मंडप का कार्यभार संभालने की है। क्या आप नहीं? बिपिन ने पूछना जारी रखा। हाँ, मेघना ने फिर से सिर हिलाया। हालांकि यह आपके लिए सिर्फ एक सपना है, ये कभी साकार नहीं होगा। आखिरकार आप कचरा हैं जो आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने में असमर्थ हैं। ट्रैश बिपिन खुद पर हंसना बंद नहीं कर सका। आज सुबह ही उसने स्वर्गीय सृजन कौशल विकसित किया था और अंत में कुछ आध्यात्मिक शक्ति को संघनित किया था। वह अब एक वास्तविक योद्धा बन गया था। वह शायद ही उसके साथ इसे साझा करने के लिए इंतजार कर सकता था। किसने सोचा होगा कि वह सोच रही थी कि वह सब कुछ बर्बाद कर रहा है। समय एक दयनीय व्यक्ति जो आध्यात्मिक शक्ति विकसित नहीं कर सका। बिपिन, चीजें हो चुकी हैं। इस पर लगातार परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये केवल आपको कमजोर दिखाएगा। यदि आपने जो सहा है उससे आप सहमत नहीं हैं तो आप मुझे निष्पक्ष रूप से चुनौती दे सकते हैं। इस दुनिया में ताकत आपको शक्ति और अधिकार देती है। लोग आपका फायदा उठाते हैं जब तुम कमजोर हो। इसके लिए तुम किसे दोष दोगे? मेघना ने उदासीनता से कहा। तो बस क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ, बिपिन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि उसके चेहरे की मुस्कान दुखद थी। इसलिए मैं हमेशा से मूर्ख रहा हूँ। हाँ, बेवकूफ, मैं बहुत बेवकूफ हूँ। मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। मैं एक मूर्ख हूँ। बिपिन ऐसे दहाड़ा मानो पागल हो गया हो। लखनेश्वर और मेघना पास खड़े थे और अपनी आंखों में कोई दया न रखते हुए चुपचाप उसकी ओर देखते रहे। उसने जो कहा वह क्रूर सत्य था। इस दुनिया में लोग जंगल के कानून के अनुसार जीवित रहे। बिपिन उदास होकर हंसे, लेकिन इस बीच उनके मस्तिष्क पर एक साथ हजारों वज्रों का प्रहार हुआ। उनका चेहरा मुड़ गया और उनकी आंखें जटिल हो गईं। पहले अविश्वास, फिर सदमा और अंत में गुस्सा लगभग पागलपन की हद तक पहुंच गया। कई सेकंड बाद बिपिन की हंसी अचानक रुक गई। जब उसने फिर से ऊपर देखा तो उसकी आंखों में शांति आ गई थी। लखनेश्वर और मेघना दोनों ने उसके परिवर्तन को देखा। वे काफी आश्चर्यचकित थे। हालांकि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इतने कम समय में बिपिन के हृदय में कितना आमूलचूल परिवर्तन आया था। मूल रूप से निर्दोष और सरल स्वभाव वाला बिपिन चला गया था। इसके बजाय जो व्यक्ति बचा था, ऐसा लगता है कि उसने जीवन में दशकों के उतार चढ़ाव का अनुभव किया है। एक गहरी सांस लेने के बाद बिपिन ने मेघना की ओर देखा। मेघना उसकी तीव्र दृष्टि से ठंडक महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। ये आंखें कितनी ठंडी थीं, जैसे कोई जहरीला सांप अपने शिकार पर नजर गड़ाए हुए हो। मेघना, आप सही कह रही हैं। केवल कमजोर लोग ही दया की प्रार्थना करते हैं। विशेषज्ञ खुद को ताकत से साबित करते हैं। तो बिपिन ने ठंडे स्वर में कहा। उसने ट्रिपल किल तलवार को अपनी पीठ से ऊपर उठाते हुए खींच लिया। शुआ, तेज तलवार की धार ने बिपिन की हथेली पर खून बहने वाले घाव को खरोंच दिया। एक जलता हुआ दर्द उसके हाथ में चला गया जब उसने अपनी खूनी मुट्ठी भींच ली। दर्दनाक रूप से उसने मेघना की ओर देखा और कहा, स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन बैटल के दौरान 2 महीनों में जिस दिन आप सार्वजनिक रूप से स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर के पद पर सफल होंगे, मैं आपको चुनौती दूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं आप सभी को बता दूंगा कि तलवार मंडप हमेशा के लिए तलवार मंडप का है। यह मेरे पिता का है, मेरा है। इसमें किसी और का हाथ होना असंभव है। मैं हर उस व्यक्ति को मार डालूंगा जो अतिक्रमण करने का प्रयास करेगा। उसकी बांह से खून धीरे धीरे बहकर जमीन पर टपक रहा था। उसके शब्द मधुर और सशक्त लग रहे थे। जहां तक ट्रिपल किल तलवार हम्फ की बात है, उसके हाथ में तलवार को देखकर बिपिन ने व्यंग्य किया और कहा कि आप इसे चाहते हैं। यहाँ आप हैं। बिपिन ने मेघना की ओर ट्रिपल किल तलवार फेंकी। फिर वह मुड़ा और सीधे बाहर चला गया।
आंगन से बाहर निकलने से पहले ही बिपिन रुक गया और ठंडे स्वर में बोला, मैं आपसे 2 महीने में मिलूंगा। थोड़ी सी उदासी लिए हुए और बिपिन के प्रस्थान और अकेली वापसी को शून्य विस्मय में देखते हुए मेघना को अचानक महसूस हुआ कि उसके हाथ में ट्रिपल किल तलवार बेहद भारी थी। हम्फ ट्रैश, जो आध्यात्मिक शक्ति को संक्षेपित भी नहीं कर सकता, आपको 2 महीने में चुनौती देना चाहता है। वह मजाक कर रहा होगा। उसके लिए 2 महीने के भीतर एक वास्तविक योद्धा बनना बेहतर होगा। पास में खड़े लाखनेश्वर तिरस्कार पूर्वक हंसे। ये सुनकर मेघना ने अपनी सिकुड़ी हुई भौहें ढीली कर दी। यह सही है कि वह अभी भी कूड़ा है जो आध्यात्मिक शक्ति को एकत्रित नहीं कर सकता। उसने 2 महीने में मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे की? ये बिल्कुल मजाक है। एपिसोड 05 खेती कक्ष। बिपिन अकेले अपने आंगन में वापस चला गया और खुद को अंदर बंद कर लिया। मेघना हा बिपिन खुद पर हंसा। उसने उसके साथ बिताए इन 4 सालों के बारे में सोचा। उनके साथ बिताए समय ने उसके लिए अद्भुत यादें बनाई थीं, लेकिन अब ये सभी यादें तेज कांटों में बदल गई थीं, जिससे उसे अत्यधिक पीड़ा हुई। कमजोर, हाँ वह सही है। अंततः मेरी ताकत बहुत कमजोर है। अगर मैं मेघना से ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली होता तो वह कभी भी मेरे सामने ऐसे शब्द कहने की हिम्मत नहीं करती। उस ताकत के साथ उसके लिए तलवार मंडप की कमान संभालने की कोई उम्मीद नहीं है। शक्ति बिपिन की आंखें ठंडी थीं। कोई नहीं जानता था कि एक ही दिन में उसमें कितना आमूल-चूल मानसिक परिवर्तन आ गया था। कोई भी बाहरी व्यक्ति एक दिन के लिए भी स्वॉर्ड पवेलियन पर उंगली नहीं उठा सकता। इससे पहले कि वह आधिकारिक तौर पर स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर के पद पर सफल हो जाए। 2 महीने में मुझे मेघना को निष्पक्ष तरीके से हराना होगा। 2 महीने उसने अपनी मुठियां कसकर भींच लीं। शायद दूसरों के लिए आध्यात्मिक शक्ति को सघन करने से लेकर मेघना के स्तर तक गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र तक विकसित करना असंभव था। लेकिन बिपिन अलग थे। आखिरकार उन्होंने मार्शल आर्ट को मात देने वाली स्वर्गीय सृजन कौशल विकसित की थी, और चूंकि यह स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना पद्धति थी, इसलिए उसे प्राकृतिक व्यवस्था की अवहेलना करते हुए खेती करने में सक्षम होना चाहिए। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन देवभूति राजवंश के बाशुई प्रीफेक्चर भारतवर्ष के भीतर स्थित था। ये बाशुई प्रीफेक्चर के भीतर मुख्य शक्तियों में से एक था और यह विशेष रूप से तलवार सिद्धांत पर केंद्रित था। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन, स्वॉर्ड पवेलियन और रेड मार्शल हॉल में 2 गुट थे। इन दोनों गुटों ने प्रत्यक्ष और गुप्त रूप से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन स्वॉर्ड पवेलियन की हमेशा जीत हुई थी। हालांकि जब 4 साल पहले स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर नागेंद्र गायब हो गए थे, तो स्वॉर्ड पवेलियन ने अपनी रीढ़ खो दी थी। इसकी समग्र ताकत में विनाशकारी गिरावट आई थी और बोलने के अधिकार में भी गिरावट आई थी। स्वॉर्ड पवेलियन वहीं था। रेड मार्शल हॉल के साथ लड़ाई में एक पूर्ण नुकसान ये कल था कि स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर का पद मेघना ने रेड मार्शल हॉल से छीन लिया था। तलवार मंडप। सफेद कपड़े पहने और अपनी पीठ पर एक आम लंबी तलवार के साथ बिपिन तलवार मंडप के दरवाजे तक चले गए। शीर्ष पर 2 शब्दों तलवार मंडप को देखकर उनका मूड बेहद जटिल था। वह एक पल के लिए झिझका और फिर तलवार मंडप में चला गया। जब बिपिन तलवार मंडप में प्रकट हुए तो कई शिष्य जो तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे, उन्हें देखने से खुद को रोक नहीं सके। क्या वह बिपिन है? हाँ, यह वही है। वह एक गद्दार है। उसने हमारे तलवार मंडप से रेड मार्शल हॉल के एक व्यक्ति को कई प्रथम श्रेणी की तलवार कला सिखाए। उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अफसोस, हम उसे दोष नहीं दे सकते। आखिरकार उसके साथ धोखा हुआ है, और अगर मेघना स्वॉर्ड पवेलियन की कमान संभालती है तो उसे सबसे अधिक पीड़ा होगी। कृपया इस तरह से बात करना बंद करें। वह दर्द में है। तलवार मंडप में बहुत फुसफुसाहट हो रही थी।
अधिकांश की निगाहें उस पर दया से भरी थीं। ये खबर कि मेघना स्वॉर्ड पवेलियन की कमान संभालेंगी पूरे स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में फैल गई थी। इसलिए ये खबर स्वाभाविक रूप से यहाँ फैल गई थी कि उसने स्वॉर्ड पवेलियन की सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में गहन स्तर तक महारत हासिल कर ली है। आमतौर पर कहें तो इन प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं को बाहरी लोगों को नहीं सिखाया जा सकता था। यहाँ तक कि मुख्य शिष्य भी केवल 1 या 2 को ही विकसित कर सकते थे। तो मेघना ने एक ही समय में सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में महारत हासिल कैसे कर ली? उत्तर स्पष्ट था कि बिपिन ने उसे सिखाया था। पूरे तलवार मंडप में केवल बिपिन ही सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कला जानते थे, क्योंकि अपने पिता के पद के कारण उन्होंने बचपन से ही तलवारबाजी सीखी थी और उनके पिता ने उन्हें ये 18 तकनीकें सिखाई थीं। तलवार मंडप बड़बड़ाहट और टिप्पणियों से भरा था, लेकिन बिपिन नहीं रुके। वह उदासीन भाव के साथ सीधे आंतरिक हॉल में चले गए। हॉल के अंदर एक भूरे बालों वाला बुजुर्ग, भूरे रंग का लबादा पहने हुए, धागे से बंधी एक किताब देख रहा था। लेकिन जब उसने बिपिन को अंदर आते देखा तो वह आश्चर्यचकित होकर रुक गया। युवा पेविलियन मास्टर भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने संयमित स्वर में कहा। बुजुर्ग होंग, बिपिन ने विनम्रतापूर्वक कहा। उनकी आंखें अपराध बोध से भरी थीं। वर्षों तक स्वॉर्ड पवेलियन के बुजुर्गों ने स्वॉर्ड पवेलियन के लिए अपना पूरा प्रयास किया था। हालांकि उनकी मूर्खता के कारण स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर का पद बदल गया था और रिड मार्शल हॉल के एक व्यक्ति द्वारा कार्यभार संभाला जा रहा था। इसलिए बिपिन को दोषी महसूस हुआ। यह आपकी गलती नहीं है, आप बहुत छोटे हैं और इन योजनाओं को नहीं समझते हैं। हम तलवार मंडप के बुजुर्ग आपको दोष नहीं देंगे। एल्डर हरीश ने बिपिन की आंखों में दोषी भाव देखा और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। अगर किसी को दोषी ठहराया जाना चाहिए तो वह लाखनेश्वर और मेघना को होना चाहिए। उनके तरीके बहुत अपमानजनक थे, खासकर मेघना से। मैं उससे कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी योजनाओं को इतनी गहराई से छुपा सकती है। इतनी कम उम्र में इस तरह के दिमाग के साथ वह अपनी भविष्य की उपलब्धियां हासिल कर सकती है। बहुत अच्छा होगा, ये बहुत बुरा नहीं है कि तलवार मंडप उसके हाथ लग गया है। तलवार मंडप केवल तलवार मंडप के शिष्य ही इसका कार्यभार संभाल सकते हैं, बिपिन ने दृढ़ता से कहा। एल्डर हरीश एक पल के लिए चौंका और फिर वह असहाय होकर केवल अपना सिर हिला सका। अपने दिल की गहराइयों से वह मेघना को स्वॉर्ड पवेलियन की जिम्मेदारी लेने देने के लिए बेहद अनिच्छुक था। लेकिन अब ये चीजें हो चुकी थीं। वह क्या कर सकता था? वह केवल खुद को सांत्वना दे सकता था। एल्डर हरीश, मैं मानव स्तरीय कल्टीवेशन रूम के अंदर जाना चाहता हूँ, बिपिन ने अचानक गंभीर स्वर में कहा। मानव स्तरीय कल्टीवेशन रूम? एल्डर हरीश हैरान रह गया। मानव स्तरीय खेती कक्ष तलवार मंडप में खेती के लिए एक विशेष गुप्त कक्ष था। मानव स्तरीय साधना कक्ष के अलावा पृथ्वी स्तरीय साधना कक्ष और स्वर्ग स्तरीय साधना कक्ष भी थे। ये 3 साधना कक्ष साधना को बढ़ावा देने में मदद कर सकते थे, लेकिन इनके कुछ नुकसान भी थे। कुछ शिष्य नियमित रूप से इनमें साधना करने आते थे। हालांकि बिपिन ने किसी आध्यात्मिक शक्ति का भी संघनन नहीं किया था। वह मानव स्तरीय साधना कक्ष में क्या कर सकता था? हालांकि एल्डर हरीश हैरान थे। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे साथ आओ। जल्द ही एल्डर हरीश बिपिन को एक गुप्त कक्ष में ले गए। युवा पेविलियन मास्टर, आप 4 साल पहले खेती के लिए इस कल्टीवेशन रूम में आए थे और आप अंदर के वातावरण से परिचित हैं। अपने आप को मजबूर न करें। यदि आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो आपको जल्द से जल्द बाहर आना चाहिए। एल्डर हरीश ने उन्हें धैर्यपूर्वक चेतावनी दी। मुझे पता है कि बिपिन ने सिर हिलाया और फिर गुप्त कक्ष में कदम रखा।
इस साधारण गुप्त कक्ष में कोई सजावट नहीं थी। जब बिपिन ने गुप्त कक्ष में प्रवेश किया तो उसे महसूस हुआ कि एक भयानक शक्ति उसकी ओर आ रही है और उस पर अत्याचार कर रही है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वह कीचड़ में फंस गया है और कोई भी इशारा या हरकत करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये बल मानव स्तरीय साधना कक्ष का अनोखा दबाव था। यह अत्याचारी था। इस बल के तहत गुप्त कक्ष में हर गतिविधि बेहद कठिन हो जाती थी, यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा होना चाहता था तो उसे इसका विरोध करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता था। इस प्रकार गति आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत काफी चिंताजनक होगी। सामान्य तौर पर यदि आध्यात्मिक पथ के पहले चरण में एक सामान्य योद्धा केवल मानव स्तरीय साधना कक्ष में खड़ा होता है तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति 8 मिनट से अधिक समय में समाप्त नहीं होगी। यदि वह इस कमरे में तलवारबाजी का अभ्यास करता है तो आध्यात्मिक शक्ति की खपत की गति होगी अविश्वसनीय। मुझे शुरू करने दो। बिपिन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी पीठ पर लगी लंबी तलवार म्यान से बाहर थी। एपिसोड 06 लाखनेश्वर। तलवार की रोशनी गति में अप्रत्याशित परिवर्तन के साथ चारों ओर चमकती थी। प्रकाश यादृच्छिक क्षणों में मंद और उज्ज्वल हो जाता था। कभी कभी पूरी ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित होती थी, जबकि कभी कभी यह तलवार की रोशनी की हर किरण में अलग हो जाती थी। यह तलवार माक्विस हवेली की पहली में से एक थी। वर्ग तलवार कला। इसे ब्राइट मून तलवार कला कहा जाता था। मानव स्तरीय साधना कक्ष में बिपिन ने तलवारबाजी का अभ्यास करना शुरू किया, लेकिन इसके अत्याचारी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में उनके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति अविश्वसनीय गति से नष्ट हो गई। संपूर्ण ब्राइट मून तलवार कला का अभ्यास करने से एक क्षण पहले ही उसने पाया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले ही खत्म हो चुकी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के बिपिन ने तुरंत अपनी लंबी तलवार म्यान में रखी और इस गुप्त कक्ष के दाहिनी ओर एक कोने में चला गया। वहां एक पीले रंग का कैटेल हैसोक मौजूद था। इसे अद्वितीय गुरुत्वाकर्षण से बिना किसी रुकावट के लोगों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस पाने के लिए बनाया गया था। कैटेल हैसोक पर बैठकर बिपिन ने स्वर्गीय निर्माण कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया और आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह सभी दिशाओं से उनके 8 अतिरिक्त मेरिडियन के माध्यम से उनके डेंटियन में एक हास्यास्पद गति से एकत्रित होने लगा। 10 मिनट के बाद बिपिन फिर से खड़े हो गए। उनकी समग्र आध्यात्मिक शक्ति पहले से भी अधिक मजबूत होकर चरम पर पहुंच गई थी। जैसा कि मैंने सोचा था कि स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने के लिए स्वर्गीय निर्माण कौशल की गति सामान्य साधना की तुलना में कहीं अधिक तेज है। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने की गति त्वरित है। ये सच है क्योंकि जब आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग आमतौर पर किया जाता है, योद्धा तब तक शिखर पर नहीं पहुंच सकता जब तक कि वह ठीक होने में कई घंटे न लगा दे। मुझे केवल 10 मिनट चाहिए। बिपिन की आंखें खुशी से चमक उठीं। अन्य साधनों की तुलना में ये स्वर्गीय निर्माण कौशल की एक और प्रभावशाली ताकत थी। साधना की गति उतनी ही तेज थी जितनी कि आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करने की गति, और मानव स्तरीय खेती कक्ष में ये पुनर्प्राप्ति गति खेती के दौरान धोखा देने वाले उपकरण के लगभग समान थी। ये ज्ञात होना चाहिए कि आध्यात्मिक शक्ति को समाप्त करने और फिर उसे पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया साधना के लिए बहुत उपयोगी थी। एक पूर्ण चक्र को करने से एक सामान्य योद्धा को भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति में काफी सुधार करने की अनुमति मिलती थी। हर बार जब वह ऐसा करता था तो बिपिन ने स्वर्ग को मात देने वाली साधना पद्धति अपनाई थी, इसलिए उसकी आध्यात्मिक शक्ति में सुधार अधिक होगा। जैसे ही वह शिखर पर पहुंचे, उन्होंने तुरंत देखा कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति में बहुत सुधार हुआ है। मानव स्तरीय कल्टीवेशन रूम में खेती करने का ये लाभ था।
सामान्य योद्धाओं के लिए आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त करने की उनकी गति बहुत धीमी थी, इसलिए उनके लिए एक दिन में अधिकतम 2 से अधिक चक्र पूरा करना प्रभावी नहीं था। इसके अलावा इस कमरे में साधना करना निराशाजनक और असहनीय था। आमतौर पर बहुत कम शिष्य यहाँ साधना करना पसंद करते थे। कभी कभी कुछ शिष्य जो किसी बाधा को पार नहीं कर पाते थे वे यहाँ आते थे और इस कमरे में गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके जबरन इसे तोड़ने की कोशिश करते थे। जिस प्रकार बिपिन ने 4 वर्ष पूर्व एक बार इस मानव स्तरीय साधना कक्ष में साधना की थी जब वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित नहीं कर सका था। मैं जो स्वर्गीय सृजन कौशल विकसित करता हूँ वह आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त करने की मेरी गति को अकल्पनीय बना देता है। अन्य लोग साधना चक्र को दिन में केवल 2 बार पूरा कर सकते हैं, जबकि मैं दिन में कम से कम 20 बार इसे पूरा कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि मेरी साधना सामान्य की गति से कम 10 गुना अधिक होगी। योद्धा की हेवनली क्रिएशन स्किल की साधना गति काफी तेज थी। इसके अलावा मानव स्तरीय साधना कक्ष की मदद से उसकी साधना गति इतनी तेज होगी कि वह 1 या 2 दिनों के भीतर दिव्य पथ के दूसरे स्वर्ग में प्रवेश कर सकता था। मुझे योद्धा बनने में दूसरों की तुलना में 4 साल अधिक लगे, इसलिए मुझे आम लोगों की तुलना में अधिक मेहनत करनी होगी ताकि मैं अब पीछे न रह जाऊं। बिपिन की आंखों से तेज रोशनी फूट पड़ी। तब से वह मानव स्तरीय कल्टीवेशन रूम में खेती करने में पूरी तरह से डूब गए। साधना चक्र उसकी आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से समाप्त करने के साथ शुरू हुआ और उसे अपने चरम पर पुनः प्राप्त करने के बाद समाप्त हुआ। प्रत्येक चक्र ने उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को और बेहतर बनाने में मदद की और इसके अलावा वह लगभग हर दिन दर्जनों साधना चक्रों को पूरा कर सकता था। साधना की गति सामान्य योद्धाओं की तुलना में 10 गुना तेज थी, संभवतः इससे भी अधिक। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। तलवार मंडप के द्वार के सामने टकराना। एक गहरी दुर्घटना की आवाज के साथ तलवार मंडप का एक शिष्य लगातार आकाश में उछला और वह जोर से जमीन पर गिर गया। हाहा, तलवार मंडप के शिष्य बहुत कमजोर हैं। हंसी बैंगनी वस्त्र पहने एक युवक की ओर से आई। वह स्पष्ट रूप से तलवार मंडप का शिष्य नहीं था, फिर भी वह तलवार मंडप के द्वार के सामने दबंग ढंग से खड़ा था। उसकी बातें सुनकर उसके आसपास के कई शिष्य नाराज हो गए, लेकिन कुछ नहीं कर सके। 6ठी सीढ़ी पर मुझसे पहले पहुंचना और मुझसे अधिक मजबूत आध्यात्मिक शक्ति होना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पराजित शिष्य खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, यह एक सच्चाई है कि आप हार गए हैं, फिर भी आप इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं क्या? स्वॉर्ड पवेलियन के सभी शिष्य आपके जैसे हैं। युवाओं ने व्यंग्य के साथ मानववध की दृष्टि को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। बिपिन को तलवार मंडप की ओर जाते देख उसने अपनी निगाहें घुमा लीं और फिर उसे एक कुटिल मुस्कान दी। हमेशा की तरह बिपिन तलवार मंडप में साधना करने आए थे। हालांकि जैसे ही वह तलवार मंडप के दरवाजे पर आए, क्या वह यंग पेविलियन मास्टर बिपिन है? अचानक एक मजाकिया आवाज आई। बिपिन रुका और थोड़ी बंद आंखों से उस बैंगनी वस्त्रधारी युवक को देखा। उसे इस युवा अवस्था का हल्का सा आभास था। वह जानता था कि उसका नाम लाखनेश्वर है और वह रेड मार्शल हॉल का एक उत्कृष्ट शिष्य था। इससे भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि वह जानता था कि लाखनेश्वर को मेघना पर क्रश था और वह हर समय उसे खुश करने की कोशिश करता था। लेकिन दुर्भाग्य से मेघना तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कला का अध्ययन करने के लिए बिपिन के साथ 4 साल तक रही। इससे लाखनेश्वर ईर्ष्या के कारण बिपिन से बहुत नफरत करने लगे। जियान लैन और मेघना के कारण लखनेश्वर को कभी भी बिपिन से लड़ने का मौका नहीं मिला था। हाथ में तलवार होने पर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। नाम अच्छा है, लेकिन आप इसके लायक नहीं हैं।
लखनेश्वर ने बिना किसी संकोच के बिपिन पर व्यंग्य किया। इसके अलावा आप मेघना का प्यार भी हासिल करना चाहते हैं। यह एक मेढक की तरह है जो हंस का मांस खाने की कोशिश कर रहा है। आपको देखना चाहिए अपने आप में मेघना को कचरा क्यों पसंद आएगा जो आध्यात्मिक शक्ति भी विकसित नहीं कर सकती। बिपिन ने लखनेश्वर की ओर देखा। क्रोधित होने के बजाय वह व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा और कहा, आप सही कह रहे हैं कि मेरे जैसे लोग मेघना के लायक नहीं हैं। मैं उसे आपको दे दूंगा। उसे मुझे दे दो। पहले तो लखनेश्वर हैरान हुआ और फिर उग्र हो गया। अरे तुम्हें लगता है कि मुझे देने के लिए तुम्हारे जैसे कूड़ेदान की जरूरत है। बिपिन ठंडे स्वर में हंसा। बिना कुछ कहे वह स्वॉर्ड पवेलियन की ओर वापस चला गया। कचरा वहीं रोको, लखनेश्वर दहाड़े। बिपिन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और चलता रहा। कमीने, तुम्हारी मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत कैसे हुई? लखनेश्वर ने डांटा। उसका चेहरा विकृत हो गया था। उसने अपना शरीर हिलाया और एक हथेली बिपिन की पीठ की ओर मारी। अपनी पीठ के पीछे की हवा को देखकर बिपिन अचानक ठंडी आंखों से पीछे मुड़ा। उसके दाहिने हाथ ने जोरदार और जोर से मुक्का मारा और आध्यात्मिक शक्ति तुरंत उससे बाहर निकल गई। मेरे रास्ते से हट जाओ। जैसे ही बिपिन दहाड़ा, उसकी बाह की ताकत के साथ आवाज तेज हो गई। बिपिन की मुट्ठी लखनेश्वर की हथेली से टकरा गई। टकराना। बिपिन कुछ कदम लड़खड़ाकर पीछे हट गए, जबकि लखनेश्वर को भी एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उन्हें केवल एक कदम पीछे धकेल दिया गया था, लेकिन लखनेश्वर पूरी तरह से सदमे में थे। कैसे? लखनेश्वर ने उभरी हुई आंखों से बिपिन को घूरा। उसने बहुत जोर से मारने की हिम्मत नहीं की थी, इसलिए हथेली में ज्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक सामान्य व्यक्ति इसे आसानी से सहन नहीं कर पाएगा, जबकि बिपिन ने उसे पीछे हटने के लिए भी मजबूर कर दिया था। तीसरा चरण, वह कम से कम आत्मा पथ के तीसरे चरण या यहाँ तक कि तीसरे चरण के शिखर तक पहुँच गया है। लखनेश्वर ने भयभीत होकर कहा। एक गहरी दुर्घटना की आवाज के साथ तलवार मंडप का एक शिष्य लगातार आकाश में उछला और वह जोर से जमीन पर गिर गया। हाहा, तलवार मंडप के शिष्य बहुत कमजोर हैं। हंसी बैंगनी वस्त्र पहने एक युवक की ओर से आई। वह स्पष्ट रूप से तलवार मंडप का शिष्य नहीं था, फिर भी वह तलवार मंडप के द्वार के सामने दबंग ढंग से खड़ा था। उसकी बातें सुनकर उसके आसपास के कई शिष्य नाराज हो गए, लेकिन कुछ नहीं कर सके। छठी सीढ़ी पर मुझसे पहले पहुंचना और मुझसे अधिक मजबूत आध्यात्मिक शक्ति होना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पराजित शिष्य खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, यह एक सच्चाई है कि आप हार गए हैं, फिर भी आप इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं क्या? स्वॉर्ड पवेलियन के सभी शिष्य आपके जैसे हैं। युवाओं ने व्यंग्य के साथ मानववध की दृष्टि को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने बिपिन को तलवार मंडप की ओर जाते हुए देखकर अपनी नजर घुमाई और फिर उसे एक दुष्ट मुस्कान दी। हमेशा की तरह बिपिन तलवार मंडप में साधना करने आए थे। हालांकि जैसे ही वह तलवार मंडप के दरवाजे पर आए, क्या वह यंग पेविलियन मास्टर बिपिन है? अचानक एक मजाकिया आवाज आई। बिपिन रुका और थोड़ी बंद आंखों से बैंगनी वस्त्र पहने युवक को देखा। उसे इस युवा का हल्का सा आभास था। वह जानता था कि उसका नाम लाकी था और वह रेड मार्शल हॉल का एक उत्कृष्ट शिष्य था। इससे भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि वह जानता था कि लाकी को जियान मेंग पर क्रश था और वह हर समय उसे खुश करने की कोशिश करता था। लेकिन दुर्भाग्य से जियान मेंग 4 साल तक बिपिन के साथ रहे ताकि तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कला का अध्ययन किया जा सके, जिससे ईर्ष्या के कारण लाकी को बिपिन से बहुत नफरत हो गई।
जियान लैन और जियान मेंग के कारण लाकी को कभी भी बिपिन से लड़ने का मौका नहीं मिला था। हाथ में तलवार होने पर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। नाम अच्छा है लेकिन आप इसके लायक नहीं हैं। लाकी ने बिपिन पर बिना किसी संशय के व्यंग्य किया। इसके अलावा आप मेंग का प्यार भी हासिल करना चाहते हैं। यह एक मेढक की तरह है जो हंस का मांस खाने की कोशिश कर रहा है। आपको देखना चाहिए मेंग को कचरा क्यों पसंद आएगा जो आध्यात्मिक शक्ति भी विकसित नहीं कर सकता। बिपिन ने लाकी की ओर देखा। क्रोधित होने के बजाय वह व्यंग्यपूर्वक हंसा और कहा, तुम सही हो, मेरे जैसे लोग जियान मेंग के लायक नहीं हैं। मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। उसे मुझे दे दो। लाकी पहले तो हैरान थी और फिर उग्र हो गई। लानत है, तुम्हें लगता है कि मुझे देने के लिए तुम्हारे जैसे कचरे की जरूरत है। बिपिन ठंडे स्वर में हंसा। बिना कुछ कहे वह स्वॉर्ड पवेलियन की ओर वापस चला गया। कूड़ा वहीं रुक गया। लाकी दहाड़ने लगी। बिपिन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और चलता रहा। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करने की? लाकी ने डांटा। उसका चेहरा विकृत हो गया था। उसने अपना शरीर हिलाया और एक हथेली बिपिन की पीठ की ओर मारी। अपनी पीठ के पीछे की हवा को देखकर बिपिन अचानक ठंडी आंखों से पीछे मुड़ा। उसके दाहिने हाथ ने जोरदार और जोर से मुक्का मारा और आध्यात्मिक शक्ति तुरंत उससे बाहर निकल गई। मेरे रास्ते से हट जाओ। जैसे ही बिपिन दहाड़ा, उसकी बांह की ताकत के साथ आवाज तेज हो गई। बिपिन की मुट्ठी लाकी की हथेली से टकरा गई। टकराना। बिपिन कुछ कदम लड़खड़ाकर पीछे हट गया जबकि लाकी को भी एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उसे केवल एक कदम पीछे धकेला गया था लेकिन लाकी पूरी तरह से चौंक गया था। लाकी ने उभरी हुई आंखों से बिपिन को कैसे घूरा। उसने बहुत जोर से मारने की हिम्मत नहीं की थी, इसलिए हथेली में ज्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक सामान्य व्यक्ति इसे आसानी से सहन नहीं कर पाएगा, जबकि बिपिन ने उसे पीछे हटने के लिए भी मजबूर कर दिया था। तीसरा चरण, वह कम से कम आत्मा पथ के तीसरे चरण या यहाँ तक कि तीसरे चरण के शिखर तक पहुँच गया है। लाकी ने भयभीत होकर कहा। एपिसोड 07। वास्तविकता पर नहीं, आशाओं के आधार पर कामना करना। तलवार मंडप के सामने बिपिन और लक्की के अलावा बड़ी संख्या में तलवार मंडप के शिष्य थे। उन सभी ने देखा कि क्या हुआ और वे भ्रमित हो गए। उसने लक्की को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। ये कैसे हो सकता है? आत्मा पथ के छठे चरण के शिखर पर लक्की आत्मा पथ के छठे चरण के शिखर पर है। भले ही उन्होंने अपनी सारी शक्ति का उपयोग नहीं किया, लेकिन कोई भी सामान्य व्यक्ति इसे नहीं ले सका। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि लक्की को वापस जाने के लिए मजबूर किया गया था। उनकी साधना का तीसरा चरण आत्मा पथ का तीसरा चरण है। क्या बिपिन ने आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित कर ली है और एक योद्धा बन गया है? क्या उसकी साधना आत्मा पथ के तीसरे चरण पर है? ये चौंकाने वाला था। तलवार मंडप के सभी शिष्य आश्चर्यचकित थे। अभी 10 दिन पहले बिपिन ने कोई आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित नहीं की थी, लेकिन अब केवल 10 दिन बीतने के बाद उसने न केवल आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित कर ली है, बल्कि आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण की ओर भी अग्रसर हो गया है। 10 दिनों में वह एक योद्धा बनने से लेकर लगातार सफलताओं के बाद आत्मा पथ के तीसरे चरण तक पहुंच गया था। इसका क्या मतलब था? वे नहीं जानते थे कि बिपिन ने स्वर्गीय निर्माण कौशल विकसित किया है और उन्हें एक सामान्य व्यक्ति के रूप में नहीं सोचा जा सकता है। उनके पास स्वर्ग को मात देने वाली साधना पद्धति थी। 10 दिन पहले ही उसने आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित की थी, लेकिन स्वर्गीय निर्माण कौशल के साथ उसकी साधना की गति आम लोगों की तुलना में तेज थी। इससे भी अधिक, उसने मानव स्तरीय साधना कक्ष में उन्मत्त और हताश साधना की थी, जहां बिपिन के लिए एक दिन की साधना दर्जनों दिनों के बराबर थी। सामान्य लोगों के लिए
साधना के 10 दिनों के बाद उन्हें दिव्य पथ के पहले स्वर्ग से दिव्य पथ के तीसरे स्वर्ग तक सीधी सफलता मिली थी। निसंदेह उसे अभी अभी सफलता मिली थी और वह केवल तीसरे स्वर्ग तक पहुंचा था। लक्की ने सोचा कि वह आत्मा पथ के तीसरे चरण के शिखर पर पहुंच गया है, क्योंकि उसने स्वर्गीय निर्माण कौशल विकसित किया था। इसलिए उसकी ताकत उसी स्तर के अन्य योद्धाओं की तुलना में काफी अधिक थी। बच्चे, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने तुम्हें कम आंका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठा कर पाओगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि केवल आध्यात्मिक पथ का तीसरा कदम मेरे सामने है। तुम अभी भी कचरा हो। लक्की ने बिपिन को देखा। आध्यात्मिक शक्ति उमड़ रही है। उसकी हथेलियों से पता चल रहा था कि वह पूरी तरह से बाहर जा रहा है। बिपिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। चाहे कुछ भी हो, वह किसी ऐसे व्यक्ति के हमले का सामना नहीं कर सका जिसने अब आत्मा पथ के छठे चरण के शिखर पर खेती की है। इस पल तुम क्या कर रहे हो? एक हल्की सी गुर्राहट हुई। तभी बुजुर्ग हरीश अपने भूरे वस्त्र में तलवार मंडप से बाहर आए। एल्डर हरीश के कई तलवार मंडप शिष्यों ने एक साथ सम्मानपूर्वक सलामी दी। अग्रज को देखकर लक्की तुरंत रुक गए और अपना रूप बदल लिया। उनके अंदर से उमड़ रही दुर्जेय आध्यात्मिक शक्ति वापस खींच ली गई। साथ ही उन्होंने अग्रज हरीश को प्रणाम किया। हम बुजुर्ग हरीश ने लक्की की ओर देखा और ठहाका लगाया। आप लक्की हैं? आध्यात्मिक पथ के छठे चरण के चरम पर साधना के साथ आप समान स्तर के शिष्यों के बीच बहुत अच्छे हैं। थोड़ी गहरी साधना पर भरोसा करते हुए आप अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। तलवार मंडप, क्या आपको सच में लगता है कि तलवार मंडप में कोई ऐसा नहीं है जो आपसे निपट सके? मेरी हिम्मत नहीं हुई कि लक्की ने तुरंत अपना सिर हिलाया और तुरंत ठंडा पसीना गिरने लगा। वह काफी हद तक जानता था कि भले ही स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में स्वॉर्ड पवेलियन की स्थिति में स्पष्ट रूप से गिरावट आई हो, स्वॉर्ड पवेलियन के 4 महान बुजुर्ग, जिनमें से सभी आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में थे, हवेली की रीढ़ थे। विशेष रूप से बुजुर्ग हरीश की ताकत बिल्कुल थी। वर्तमान तलवार मार्क्विस हवेली में शीर्ष 3 ऐसे मजबूत आदमी का सामना करते हुए भले ही वह घमंडी था, लेकिन उसने असभ्य होने की हिम्मत नहीं की। अब यहाँ से चले जाओ, बड़े हरीश ने डांटा। ठीक है, लक्की ने तुरंत उत्तर दिया, लेकिन जब वह जा रहा था तो उसने बिपिन की ओर देखा और व्यंग्य के साथ कहा, बिपिन, मैंने सुना है कि आप मेघना को उस दिन ढूंढने गए थे जब उसे नए स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर के रूप में नियुक्त किया गया था और साहसपूर्वक वार्षिक स्वॉर्ड मार्क्विस के लिए एक व्यक्तिगत चुनौती दी थी। 2 महीने में सांकेतिक लड़ाई। आसपास के सभी लोग पहले तो हैरान हो गए। ये पहली बार था जब वे ये सुन रहे थे। उन्होंने बिपिन की ओर देखा। 2 महीने बाद बिपिन मेघना को चुनौती देंगे? क्या ये मजाक था? इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मूर्ख और अहंकारी हैं, लेकिन मैं आप जैसे मूर्ख और अभिमानी व्यक्ति से कभी नहीं मिला हूं। आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण के साथ आप वास्तव में मेघना को हराने के बारे में सोच रहे हैं, जो गहरे आध्यात्मिक समुद्र क्षेत्र में है। हाहा, मेरी हंसी मुझे मार रही है। लक्की चले गए, लेकिन उनकी बेईमान हंसी तलवार मंडप के सामने गूंज उठी। बिपिन उदासीन भाव से वहीं खड़े रहे। बहुत से लोग उनकी आंखों में अफसोस के साथ देखते रहे। कुछ की आंखें तो लक्की की तरह उपहास और तिरस्कार से भी भरी थीं। यहाँ तक कि बड़े हरीश भी शांत जटिल भाव से बिपिन को देख रहे थे। 2 महीने में वह मेघना को चुनौती दे रहे हैं। क्या बिपिन आत्मा पथ के तीसरे चरण में अपनी साधना पर निर्भर रहने वाले थे? स्वॉर्ड पवेलियन के सभी शिष्यों ने सोचा कि यह बिपिन के लिए केवल इच्छाधारी सोच थी। लक्की के जाने के बाद एल्डर हरीश ने बिपिन को आंख मारी। तुरंत वे स्वॉर्ड